evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good evening. थोड़े कम लोग हैं, I guess. Who is missing? भाईका नहीं शायद अभी तक. चलो, let's begin. And as I said, keep your audio and video on and keep on talking. थोड़ा सा क्लास इंटरेक्टिव रहती है तो बेटर रहता है. चलो, लास्ट क्लास में हमने सेट शुरू किया था. काफी बेसिक चैप्टर है ये. 12th में भी बहुत ज्यादा तो इससे नहीं कुछ आगे होना है. स्टिल शुरुआत इससे ही होती है तो हम वो पढ़ रहे हैं. सबने होमवर्क कर लिया है? यस सर. सब कर लिए. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? सर फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस में तो नहीं है. जो दिया था उसमें कोई एक क्वेश्चन में है बस सर. एक बोला या 8th बोला कार्तिक? सर एक क्वेश्चन में सर. क्वेश्चन तो बताओ भाई. एक. हाँ सर बता रहा हूँ, एक सेकंड सर. फर्स्ट एक्सरसाइज का सर 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन सेकंड पार्ट. एक मिनट. फिफ्थ क्वेश्चन बोला ना. कह रहा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. सेकंड पार्ट कह रहा है B is a set which contains all x such that x is an integer and x is greater than -1/2 and less than 9/2. तो -1/2 और 9/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर निकालते हैं? तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? पहले तो सर हाँ सर 0. 0 ऑफ कोर्स. फिर सर फिर 1 फिर 2 फिर 3. 9/2 4.5 होता है तो अप टू 4 हो जाएंगे. 0 1 2 3 4. ठीक है. अच्छा सर, तो अगर 0.5 आएगा तो डेसिमल क्या लाएगा सर? इंटीजर और डेसिमल में डिफरेंस नहीं पता है. इंटीजर तो ये होल नंबर्स होते हैं ना सारे. हाँ सर, ठीक ठीक. ठीक है. चलो, और कोई डाउट? नहीं सर. मैंने नोटिस किया सागर सर भी कह रहे थे बहुत एनर्जी तुम लोगों की लो रहती है. क्या बात है भाई? कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हें? सर हाँ सर, ये जो आपने वर्कशीट भेजा था उसमें 6th क्वेश्चन में डाउट था. वर्कशीट अभी मैं डिस्कस करूंगा एक बार. दो मैंने ऑफिशियली तो दिया नहीं है अभी, तो सबको ट्राई कर लेने दो, उसके बाद करेंगे. ओके सर. ठीक है. चलो शुरुआत करते हैं. तो हमने सेट्स की बेसिक पढ़ ली, सेट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट और सबसेट पढ़ लिया था. आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स और वेन डायग्राम. ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम. तो ऑफकोर्स जैसे ऑपरेशन नंबर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं, ऐसे ही कुछ ऑपरेशन सेट में भी होते हैं, ऑल्दो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है. और वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. कि अगर मैं पिक्चर के फॉर्म में सेट्स को बनाऊंगा तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं. वेन नाम के मैथमेटिशियन ने इसको निकाला था, इसलिए वेन डायग्राम उनके नाम पे पड़ा हुआ है. ठीक है.
चलो, तो पहला जो ऑपरेशन है जो सेट्स में है दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स है, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं दो सेट हैं ए एंड बी, सो ए यूनियन बी इज डिफाइंड एज अ सेट which contains all x such that x belongs to A or x belongs to B। मतलब यूनियन सेट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A में है या फिर जो B में है, और कुछ कॉमन होगा तो उसको हम दो बार नहीं लिखेंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। प्लीज कैमरा ऑन कर लो। फील्स लाइक कोई है नहीं मेरी क्लास में। सर एक प्रॉब्लम है सर कैमरा ऑन करने में सर। इसको प्रॉब्लम है सर उसको जैसे ही छोड़, कैमरा ऑन होता है ना सर, नेटवर्क स्टेबल नहीं कोई हो बात पाता, इस वजह से सर बंद तुम कर। रहने दो काटते के, जिसको प्रॉब्लम नहीं वो कर दो। मुझे लगे तो मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। आ गया। बाकी लोग, तुम लोग, शौर्य, स्नेहा, आस्था, क्षितिज, तुम लोग को छुपे बैठा था, क्या कर रहे हो भाई कैमरे के पीछे? माहिका, अन्वेषा, सर वेबकैम नहीं है मेरे नहीं पास। यहीं पे है, जिनके पास अवेलेबल है प्लीज ऑन कर लें। मुझे लगे क्लास तो चल रही है। वाईफाई स्लो हो जाता है वो ऑन करते ही मेरा भी। जिसको दिक्कत है उसको छोड़ के बोल रहा हूँ जनरल, ठीक है। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ जैसे सेट ए है और मान लेते हैं उसमें है 1 2 3, ठीक है। सेट बी है, उसमें है 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट जो ए में है और वो सारे एलिमेंट जो बी में है, मतलब 1 2 3 4 एंड हम रिपीट नहीं करें, कोई मतलब नहीं है उसका, सिंपल है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो भाई। यस सर। ऐसा ही दूसरा ऑपरेशन है हमारा सेट्स में, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो एक क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ जाता है सेट्स पे, तो सेट्स इजी चैप्टर है तो ऐसा नहीं कि छोड़ जाओ उसको, अननेसेसरी हमारा मार्क्स चले जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ही आएगा, बट स्टिल जब इजी है तो अच्छे से कर लो। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन है? अगर ए और बी दो सेट हैं और ए एंड बी, और ये दो से ज्यादा के लिए भी सब कुछ वैलिड है, so ए इंटरसेक्शन भी सिंबल देख लो, इट इज डिफाइंड एज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल एक्स such that x belongs to A and x belongs to B। तो मतलब इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी हैं और जो B में भी हैं, बेसिकली इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो अगर मैं सेम एग्जांपल लूं, पिछले A और B जैसे डिफाइंड थे, उसमें अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा? 2 3। 2 and 3, वेरी गुड, जो दोनों में कॉमन है। अब इसी चीज को अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसा आएगा? देखो वेन डायग्राम मैंने बताया दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो वेन डायग्राम ऐसा होगा हमेशा, इसमें एक रेक्टेंगल होगा, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। लास्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करना भूल गया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक जनरल सेट, एक जनरल सेट जिसमें बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, उस सेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसी के अंदर हो रहा है जो भी हो रहा है। जैसे हम नंबर्स की बात कर रहे थे तो हम मान लेते हैं कि रियल नंबर्स यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो सारे ट्रायंगल्स का सेट एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो इन जनरल ये एक काइंड ऑफ जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हमारे सेट ए और बी है, तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ सर्कल। तो ये सेट ए है, मान लेते हैं सेट बी है, तो ए यूनियन बी डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे, ए के भी सारे एलिमेंट एंड बी के भी सारे एलिमेंट। तो इन वेन डायग्राम the shaded portion is representing the A union B part, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इन दैट केस बताओ वेन डायग्राम में क्या आएगा? सर ये जो तो जो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है उसी को कलर करेंगे। जो कॉमन पोर्शन है ए और बी के बीच में, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ आता? नहीं नो सर। नोट कर लिया? नोट कर लिया? हाँ सर एक मिनट,
सर एक मिनट लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बता देना जब हो जाए तो, टाइम पास नहीं करते रहना। हो गया सर। हो गया इसमें तुम्हारा? सर बस लास्ट डायग्राम बनानी है। कर लो। डन सर। अब चलो कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर दो सेट है तो ये यूनियन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ए यूनियन बी विल बी सेम एज बी यूनियन ए। ऑब्वियसली सबको दिख रहा है, ये बेसिक सी बात है। ऑर्डर चेंज करने से यूनियन तो चेंज हो नहीं जाएगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी सेम एज बी इंटरसेक्शन ए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या है? ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चलो अभी करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन तो कॉमन ही लिख देंगे। बेसिक जो इनके लॉज हैं, मैं लाइन से ही लिखवा देता हूँ। हाँ, ए यूनियन बी एसोसिएटिव लॉ याद है, ये सब क्लास 8 तक पढ़ाया जाता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। और एसोसिएटिव लॉ की बात की जाए क्लास 8 वाली, तो ग्रुपिंग ऑफ नंबर डज नॉट मैटर। अगर तुम्हें याद हो तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कि पहले किन दोनों को ऐड किया और फिर तीसरे को ऐड किया, या पहले दूसरे और तीसरे को ऐड कर दिया फिर पहले को ऐड कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बहुत बेसिक सी बात है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 3 सेट का आएगा डायग्राम समझ गए होगा। 3 सेट होंगे तो 3 सर्कल बन जाएंगे, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में जरूरी होता है क्या बॉक्स बनाना जरूरी होता है? ये बाहर वाला? यस सर। हाँ, ये जरूरी होता है, यूनिवर्सल सेट है ना। किसी भी सेट का अगर मैं फाइव के साथ यूनियन लूंगा तो ऑफ कोर्स वही सेट आ जाएगा, फाइव में तो कुछ होता नहीं है। और किसी भी सेट का अगर मैं फाइव के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो फाइव में कुछ है ही नहीं तो कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, तो फिर से फाइव आ जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं यूनियन लूंगा किसी सेट का तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ मैं, क्या आना चाहिए बताओ? तो यूनिवर्सल सेट ही। यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा भाई? यूनियन में क्या होता है कि दोनों क्या आ जाते हैं, जब एक में यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल के सारे ही तो आ जाएंगे यूनियन के बाद, सिर्फ एक क्यों आएगा संकल्प? ए के भी सारे और यूनिवर्सल के भी सारे। यूनिवर्सल के सारे वैसे भी ए में ही हैं, सॉरी यूनिवर्सल में ऑलरेडी सारे ए के हैं तो पूरा यूनिवर्सल ही आ जाएगा। समझ गए? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल करूंगा तो क्या आ जाएगा? ए आएगा। ए आ जाएगा। कॉमन क्या है? यूनिवर्सल में सब कुछ है, पूरा पूरा ए कॉमन आ जाएगा, तो वो ए ही आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा? हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही तो होगा। यस हाँ सर, यस सर। हम हर सेट को यूनिवर्सल के अंदर ही तो बना रहे हैं,
तो ऑफकोर्स यूनिवर्सल के अंदर है तो यूनिवर्सल से इंटरसेक्शन लोगे तो यही पार्ट कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है सो दैट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये काइंड ऑफ इनटू और प्लस हो गया, या सोचो अगर कि ए इंटू बी प्लस सी होता तुम क्या लिखते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो काइंड ऑफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता तो क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेना, अगर लगे कि यहाँ क्या है कंफ्यूजन तो नहीं है, ध्यान से एक बार देखना, कुछ दिक्कत हो तो बताना। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अभी देखो ये चैप्टर के लास्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इनको प्रूव करने वाले कि प्रूव दिस, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। बट एक प्रूफ तो इनका वेन डायग्राम की हेल्प से हो सकता है कि हम वेन डायग्राम में देख लें दोनों साइड बना के, दोनों साइड सेम आ गई, बट यूजली हमें प्रूफ वेन डायग्राम से करना नहीं होता, इसलिए मैं समझने के लिए कर लेते हैं। मान लो हम ये वाला वेन डायग्राम से प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का वेन डायग्राम बना के देखते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कुछ ऐसे सेट है, ए बी और सी। देखो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए बी सी। क्या बी यूनियन सी में बी और सी के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे, पूरा बी और पूरा सी, देख पा रहे हो ये पूरा बी हो गया और पूरा सी, दोनों आ गए, ठीक है। यस सर। अब इसका अगर हम ए से इंटरसेक्शन लें तो मतलब इस शेडेड पोर्शन में और ए में क्या कॉमन है ये देखना है हमें। तो शेडेड पोर्शन और ए में क्या ये कॉमन है, देखो एग्रीड, यस सर। शेडेड पोर्शन और ए में यही तो कॉमन है, इंटरसेक्शन कॉमन ही तो होता है। सर सिर्फ ए और सी में ना? नहीं नहीं, शेडेड पोर्शन में और ए में हम क्या निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हमने बी यूनियन सी लिखा जो कि शेडेड पोर्शन है। अब मैं कह रहा हूँ शेडेड पोर्शन और ए में कॉमन क्या है, तो दिख रहा है जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, दैट इज कॉमन बिटवीन शेडेड पोर्शन एंड ए। सर लेकिन वो तो सिर्फ सी से जो, अच्छा ठीक है, उसमें बी का भी तो है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, और इनफैक्ट नहीं सही कर रहे, मैंने ये छोड़ दिया ना, ये भी तो हाँ ठीक 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 है। सब लोग एग्री कर रहे हो इससे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ओनली। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखो अगर ये ए बी सी है तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया जो शेडेड दिख रहा है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी देखो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा ए और सी का कॉमन पार्ट। यस सर। अब देखो यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है कि दोनों को ले लो, दोनों में जो आ जाए। अब देखो कि सब कुछ लेना है, जितना शेडेड दोनों में उन दोनों को कंबाइन कर लो। अगर मैं शेडेड पार्ट को कंबाइन करूंगा तो देखो क्या यही आ जाएगा, चेक करो, इसका शेडेड पार्ट, पहले वाले का शेडेड पार्ट और दूसरे वाले का शेडेड पार्ट कंबाइन करो तो जो पहले ऊपर आया था वही तो आ जाएगा। ये वाला पोर्शन जो बीच वाला है वो 2 बार आ जाएगा, 2 बार हम लेते नहीं है, तो अल्टीमेटली यही पोर्शन तो आ जाएगा, दोनों को मिलाओगे तो ये तीनों भर जाएंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। तो दिस इज अ प्रूफ फ्रॉम वेन डायग्राम, ऑल्दो ये हमें यूज नहीं करना, जो यूज करना वो मैं करके दिखाऊंगा मे बी नेक्स्ट क्लास में, जब वो उसका नंबर आएगा क्वेश्चंस में। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट तो नहीं, थोड़ा सा याद करने वाला होता है, हम करेंगे उसके बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले ऑपरेशन देखते हैं।
नेक्स्ट ऑपरेशन जो होता है दैट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन है? तो अगर दो सेट हैं ए और बी तो इनका डिफरेंस डिफाइन होता है a minus b, that is again a set which contains all x such that x belongs to a and x does not belong to b। तो क्या कह रहा है कि हम सिर्फ वो एलिमेंट लेंगे जो a में है बट b में ना हो। a माइनस बी क्या हुआ कि a से b वाले हटा दिए। तो अगर मैं सिर्फ एग्जांपल की बात करूं, वेन डायग्राम बनाते हैं कि a में है मान लो 1 2 3 4, b में है 3 4 5, तो बताओ a माइनस बी में क्या हो जाएगा? 1 2। 1 2, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 बी में थे जो कि हमें हटाने चाहिए थे। अगर इसके वेन डायग्राम की बात की जाए तो ऐसा हो जाएगा a और b, तो a माइनस बी ये पोर्शन हो जाएगा जो a में तो है लेकिन जो b में नहीं है, तो हम कॉमन पोर्शन हटा देंगे। समझ गए बात? यस सर। ऐसे अगर मैं ये पोर्शन बोलूं तो ये पोर्शन क्या है? b माइनस a। वेरी गुड, दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग b माइनस है, जो b में तो है लेकिन a में नहीं है। लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। कितनों लोग स्कूल में चैप्टर हो गया है? हाँ, हमारे में हो मेरे गया। में चल रहा है अभी। एक हो गया, कार्तिकेय में चल रहा है, बाकी लोग? मेरे अवस्था में अभी चल रहा है, मतलब खत्म हो गया है, अब रिलेशंस और फंक्शन स्टार्ट हुआ है। माइका वाले स्कूल में तो हो गया है, कार्तिकेय वाले में चल रहा है, बाकी लोग? नहीं स्टार्ट हुआ है सर क्लासेस अभी। अभी स्टार्ट नहीं हुई क्लासेस? नहीं। तुम तो बहुत बोर होते हो घर में। अरे हाँ, अन्वेषा याद है मुझे, तुम पीसीएमबी चारों लेने की सोच रहे हो क्या? हाँ बट मतलब एक्चुअली वो मेडिकल और नॉन मेडिकल में कंफ्यूजन थी, इसलिए दोनों अभी तो, बट पता नहीं मैनेज हो पाएगा कि नहीं। हाँ, एनीवे ट्राई इट, बाकी छोड़ तो सकते हैं। लिख लिया है? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो आखिरी ऑपरेशन हमें सीखना है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कोई सेट अगर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश दैट इज डिफाइंड एज यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से ए को हटा दिया, मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट ए, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो क्या हो जाएगा वो? यू कैन ऑब्जर्व, अगर ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है, ए को छोड़ दो बाकी सब कुछ। ठीक है? हाँ सर। यस सर। कॉम्प्लीमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मैं एक सेट का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा तो क्या वही सेट आ जाएगा? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं 5 कॉम्प्लीमेंट बोलूं तो क्या आ जाएगा? सर पूरा शेड हो पूरा आ जाएगा। जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बचेगा ही नहीं, 5 आ गया। ठीक है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ एसोसिएटेड है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। वो हम देख लेते हैं कि फॉर टू सेट्स डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, बताना आस्था। यस सर। डी मॉर्गन्स लॉ बताना। एक सेकंड देख रही हो क्या? नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा कुछ। नहीं, माइका? तो याद ही नहीं आ रहा अचानक से। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, ऑल्दो हमारे बोर्ड के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इन जनरल ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट
इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पर ऑपरेशन चेंज हो जाता है, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो इसको प्रूफ करने को भी आ जाता है कभी कभी, तो मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रूफ करने के दो तरीके, एक तो वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बनाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम बनेगा। ऑल्दो हमें प्रूफ एल्जेब्रिकली करना होगा, तो उसको सीखो, इसकी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मुझे डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ दिखाना है, तो बेसिकली जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल दिखाना होगा तो हम ये दिखाएंगे A is a subset of B and B is a subset of A। एक बात सोचो कि अगर ऐसा हो रहा है, does it mean कि दोनों सेट इक्वल है? यस सर। तभी तो पॉसिबल है। सबसेट में ये भी आता है इक्वल टू, अगर इक्वल हो तो जब भी प्रूफ करना है कि दो सेट इक्वल है, वी विल ऑलवेज प्रूव ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। अब किसी सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करने के लिए हमें डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। डेफिनेशन याद है सबसेट की, A is a subset of B if every element of A belongs to B। A का हर एक एलिमेंट B में अगर है तो हम कह सकते हैं A is a subset of B। ठीक है? यस सर। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम हमेशा कोई एलिमेंट, जनरल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की लेट X belongs to, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, पहला वाला प्रूफ कर रहा हूं, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो X है वो इसमें भी बिलोंग करता है राइट हैंड साइड वाले में, तो हमारा प्रूफ देखो कंप्लीट हो गया, मतलब एक साइड वाला कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि X कोई भी एलिमेंट है, मैंने कोई भी एलिमेंट लिया है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट सेट का, और वो निकल आया कि वो एलिमेंट है A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट B, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का। तो इससे ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का हर एक एलिमेंट राइट हैंड वाले साइड में सेट में है। दैट मींस A इज अ सबसेट ऑफ B। सर ये वाली स्टेटमेंट रिपीट कर देंगे सर? फिर से समझो, मैं कह रहा हूँ कि पहले तुमने प्रोसेस समझ ली कि अगर मैं दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, ये दोनों सेट हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कीप इन माइंड कि दोनों सेट हैं और हम प्रूफ करने जा रहे हैं दोनों सेट्स को इक्वल। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि हम ये शो कर देंगे कि लेफ्ट हैंड वाला जो साइड वाला सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड वाले सबसेट के, राइट हैंड वाले सेट के, और जो राइट हैंड वाला सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड वाले सेट के। प्रोसेस समझे? हाँ सर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सबसेट प्रूफ कैसे करते हैं। तो हम इस सेट में, पहले सेट में, मैं शॉर्ट के लिए इन दोनों को x और y लिख लेता हूँ, x सेट और y सेट। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस सेट का कोई भी एलिमेंट लूंगा और प्रूफ कर दूंगा कि वो इस सेट का भी एलिमेंट है, y का भी है। क्या इससे प्रूव हो गया कि x इज सबसेट ऑफ y? यस सर। मैंने x सेट का कोई एलिमेंट लिया और इवेंचुअली मैंने प्रूफ कर दिया कि वो y में भी है। तो डेफिनेशन हो गई कि x का हर एक एलिमेंट y में लाई कर रहा है। दैट मींस x इज अ सबसेट ऑफ y। मैं वही शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैंने ले लिया कि मान लेते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x does not belong to A यूनियन B? अगर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में होगा कोई एलिमेंट तो A यूनियन B में नहीं होगा वो। एग्रीड? यस यस सर। ठीक है। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x A में भी नहीं होगा एंड B में भी नहीं होगा? क्योंकि किसी एक में भी होता तो यूनियन में आ जाता। अगर x A यूनियन B में नहीं है दैट मींस ना तो वो A में है ना तो वो B में है। ओके सर। नहीं आ रहा है वाला समझ में पॉइंट। इसमें मैं कह रहा हूँ अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है, डज इट मीन कि वो दोनों सेट में नहीं होगा? तभी तो यूनियन में नहीं आ पाया। हाँ सर। यूनियन में क्या आता है? दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में ही नहीं आ पाया दैट मींस वो दोनों सेट में नहीं था, तभी तो यूनियन में नहीं है। अच्छा आ गया सर, आ गया। आ गया? अच्छा, अगर कोई x A में नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि x A कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर A में नहीं है तो A कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है। और अगर वो B में नहीं है दैट मींस वो B कॉम्प्लीमेंट में होगा।
भाई एक एलिमेंट कहीं तो होगा, या तो ए में होगा या कॉम्प्लीमेंट में होगा। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखना है भूल गया कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट हमने कहाँ पढ़ा है, उसे यहीं पर लिखा हुआ है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा सोचो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। भाई ए क्या है, मैं भी ए यूनियन ए हो गया ये सेट, और ए कॉम्प्लीमेंट हो गया बाहर वाला सेट, दोनों को मिला दोगे तो सब कुछ बन गया ना। यस सर। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पाई। पाई। पाई होगा। भाई दोनों में कुछ कॉमन होता ही नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है, ए अंदर वाला है, कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ, चलो वापस आते हैं अपने पे। हमने कहा कि अगर x एक में नहीं है दैट मींस x ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर x b में नहीं है तो x b कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब बताओ x ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और x b कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, सर कह सकते हैं ना। और देखो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से कि x इसका एलिमेंट और प्रूव हो गया कि x इसका भी एलिमेंट होगा। तो क्या यहाँ से प्रूव हो गया कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। यस सर। देखो डेफिनेशन क्लियर होगी तभी ये प्रोसेस समझ में आएगा। ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में लगेगा प्रूविंग वाले। हमने शुरुआत की, इसमें तुम्हें आ रहा है समझ में, शुरुआत की एक रैंडम एलिमेंट लेके, जनरल एलिमेंट लेके इस सेट का, और इवेंचुअली प्रोसेस करते हुए हमने क्या बता दिया कि ये एलिमेंट दूसरे सेट में भी है। तो यहाँ तो सबसेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हर एक एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लाई करता है। दैट मींस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ये देखो लोगों को लिखने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब हमें अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, हमें दूसरे साइड से भी दिखाना है। हमने ये तो दिखा दिया कि x इज अ सबसेट ऑफ y, अभी हम दिखाएंगे y इज अ सबसेट ऑफ x, तभी हम कह पाएंगे कि ये दोनों कैसे सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो इस बार हम उल्टे शुरू करेंगे, पीछे शुरू करेंगे। हमने कहा मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट y, नाम बस चेंज कर दिया है, किस सेट में, राइट हैंड वाले सेट में, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्या इससे हम कह सकते हैं कि y a कॉम्प्लीमेंट में होगा एंड y b कॉम्प्लीमेंट में होगा? एग्रीड? यस यस सर। 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 क्या हम इससे कह सकते हैं कि y a में नहीं होगा एंड y b में नहीं होगा? अगर y a में नहीं है और y b में भी नहीं है तो y a यूनियन b में भी नहीं होगा। जब दोनों में ही नहीं है तो उस सेट उनके यूनियन में भी नहीं होगा ना। यस सर। और अगर उनके यूनियन में नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि उनके कॉम्प्लीमेंट में होगा। y बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से प्रूव हो गया कि ये वाला सेट है जो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। दोनों साइड से प्रूव हो गया। यस सर। x is a subset of y and y is a subset of x. Now we can say that these two sets are equal sets. सर ये एक y से मतलब कैसे हुआ सर, एक बार y मतलब कोई भी एलिमेंट है, हमने कहा इस सेट का कोई भी एलिमेंट, सिर्फ नाम है। तो यही तो प्रूव हो गया कि कोई भी एलिमेंट जो राइट हैंड वाले सेट में है वो लेफ्ट हैंड वाले में भी आ रहा है। दैट मींस राइट हैंड वाला सेट इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड वाला। ओके सर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस गाइस। देख लो, आई डोंट थिंक स्कूल वालों ने बताया होगा, ये बताया था क्या सर मेरे में बताया था। हाँ सर बताया था। ओके दैट्स गुड, समझ में आ गया था। सर समझ नहीं आया था प्रोसेस, लाइक सॉल्व कैसे करते हैं, प्रूफ समझ नहीं आया था कैसे करना है। अभी आ गया? हाँ सर अब आ गया। ठीक है, मैं दूसरा वाला भी करके दिखाऊंगा क्योंकि आई नो बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट।
अनुष्का सब क्लियर है? यस सर। आवाज आई नहीं सर, कुछ बोला तुमने? यस सर क्लियर है। ओके ओके, बहुत देर आ रही है आवाज। क्षितिज हो जाए तो बता देना गाइस। यस सर क्लियर है। हो गया सबका? नहीं सर अभी बच रहा है एक second। अच्छा कर लो कर। हो गया। कार्तिक है, तो बस एक लाइन बच गई सर। बता देना जब भी हो जाए। सर हो गया। चलो दूसरा वाला प्रूफ भी देख लेते हैं। लास्ट में देखो क्वेश्चंस हैं काफी सारे, थोड़ा ट्रबल होता है करने में। मतलब वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आई मतलब बहुत ऐसा चांस है कि एक ही क्वेश्चन आएगा सेट से तुम्हारे टेस्ट में, बहुत कम चांस है कि वो वाला आएगा। हम तो सीख लेते हैं बट एग्जाम पॉइंट से और फ्यूचर में भी उसका कोई खास काम नहीं है। एनीवे दूसरा हमारा डिमॉर्गन्स लॉ था कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कोई है जो साथ साथ बोल सकता है कहाँ से शुरू करना चाहिए? सार्थक यस सर। बोल सकते हो कैसे शुरू करना चाहिए? स्टेप्स बोल सकते हो क्या? कोई और जो बोल सकता है स्टेप्स? सर x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। वेरी गुड। पहले मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एलिमेंट, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर तो उसके बाद वही होगा A डू नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। सर x belongs to x do not belongs to A and x do not belong to B also, so that shows that x belongs to A dash and B dash. नहीं, थोड़ी ध्यान कर बोलो तुमको। x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन B में x नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है किसी एक सेट में x हो, क्या ये पॉसिबल नहीं है? सर है। हो सकता है दोनों में ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि x belongs to A और x belongs to B, although I think वो कहाँ मिस हो गया कि दोनों में अगर नहीं हुआ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में है तो यार भी दोनों में नहीं हुआ तो कैसे कवर होगा? गिव मी अ मोमेंट। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बाहर हुआ तो A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि A कॉम्प्लीमेंट में होगा या फिर B कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ठीक है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में है, दैट मींस A इंटरसेक्शन B में नहीं है, तो या तो A में है पहले हम राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, शायद वहां से क्लू मिल जाएगा। राइट नो मुझे हिट नहीं करना है, तो फर्क नहीं, तो दोनों साइड में से करना ही है, मे बी वहां से आपको समझ में आ गया।
चलो तो हम राइट से शुरू कर रहे हैं। हाँ संकल्प, लेट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन में तो किसी में भी हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। दोनों में होगा तो वो अपने आप इसमें फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स x belongs to, sorry, x does not belong to a और x does not belong to b। दैट मीन्स हम यहां से कह सकते हैं कि अगर किसी एक में नहीं है तो x does not belong to a intersection b, x Yes, sir. does not belong to a और x does not belong to b। दैट मीन्स कि x does not belong to a intersection b, दैट मीन्स x belongs to a intersection b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस साइड से तो प्रूव हो गया। अब इसी का हम रिवर्स ऑर्डर लगा देंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में ठीक है, ये अपने आप कवर हो जा रहा है। दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर बी कॉम्प्लीमेंट में, दोनों में होगा तो वो कवर ही ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बाहर वाला होता है। बाहर अगर हुआ तो शायद ये वाला केस मिस हो रहा है। अगर x यहाँ हुआ तो अगर यहाँ है तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में होगा कि ठीक है, which implies कि या तो a कॉम्प्लीमेंट में होगा या b कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर बाई चांस दोनों में हुआ तो हम कह सकते हैं a में नहीं है और b में नहीं है, तो कह सकते हैं दैट मींस दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी को रिवर्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दोगे ना तो रिवर्स अप्रोच हो जाती है। इसके नीचे से ऊपर स्टेप कर दोगे तो दूसरे साइड से हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉमन के अलावा सब कुछ। ठीक है, ये पोर्शन हो गया, डायग्राम में भी देखते रहो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यार y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो हम ये तो कहते हैं फॉर श्योर कि यार a और b किसी एक में तो नहीं होगा, तो y डज नॉट बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब किसी अगर एक में भी है तो हम कह सकते हैं कि उनके यूनियन में होगा, तो y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a प्रूव करना था हमें, तो यहां से आ गया कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और यहां से क्या आ गया कि a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। देखो यही पोर्शन है चैप्टर का, कोई लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा ऑड सा लगता है, और मैंने पहले मेंशन कर दिया कि बहुत इसमें इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। मे भी किसी के स्कूल में क्वेश्चन आ जाए, वैसे बहुत लोड नहीं लेना। अगर लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना है इनकी, कोई बहुत इसमें नुकसान नहीं होना। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। No, sir. एनर्जी नहीं क्लास में है, लिख लिया है? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी बस आखिरी पोर्शन रह गया हमारे चैप्टर का, बहुत सिंपल सा चैप्टर। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं मैथ्स वाले, दैट इज सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स।
तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही होती है। तो अगर हम बात करें दो सेट की, ठीक है, मान लो कोई सेट ए है दैट इज 1 2 3, कोई सेट बी है दैट इज 3 4 5 6। ए यूनियन भी सबको पता ही है क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी यहाँ पर एक फंडा आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। कार्डिनल नंबर अगर तुम्हें याद हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्या ये ठीक है? नहीं। क्या ठीक लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर रिपीट हो जाएंगे ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग बताएं। क्या ये ठीक लग रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी? नहीं, रिपीट हो जाएंगे। सर ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट कॉमन है वो तो इसमें 2 बार काउंट होगा। ए के साथ भी काउंट कर लिया और बी के साथ भी काउंट कर लिया, जबकि हम यूनियन में ऐसे कोई एलिमेंट 2 बार थोड़ी ना लिखते हैं। इसलिए हमें उन एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा जो हमने 2 बार काउंट कर लिए हैं, विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। हमारी जो मोस्टली प्रॉब्लम आएगी वो इसी फॉर्मूले में बेस्ड आएगी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि एन ए कितना है, 3 है, एन बी कितना है, 4 है, और एन ए यूनियन बी कितना है, दैट इज 6, और एन ए इंटरसेक्शन बी है 1। तो चेक करके देख सकते हो कि एन ए यूनियन बी 6 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है। यस सर। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे मिल जाएंगे तुम्हें। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, 2 वाला तो डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी रहता है। जैसे कहते हैं एक स्कूल है, वहां पर 10 बॉयज फुटबॉल पसंद करते हैं, या 10 बॉयज की जगह 10 स्टूडेंट्स लगते हैं। 10 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल एंड 15 स्टूडेंट्स लाइक हॉकी, और 3 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों लाइक करते हैं। तो बताओ, मान लो एक क्लास की बात हो रही है, तो बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं। तो बेसिकली हमें देखना है कि बच्चे कितने होंगे जितने फुटबॉल लाइक करते हो और हॉकी लाइक करते हो। तो बेसिकली हमें यहाँ ढूंढना है नंबर ऑफ, और सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट जो दोनों लाइक नहीं करता है, सिर्फ यही कैटेगरी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार हम ये निकाल देते हैं कितने एलिमेंट्स हैं एफ यूनियन एच में, फुटबॉल और हॉकी लाइक करने वाले कितने लोग हैं उनको टोटल देख लेते हैं। तो फुटबॉल वाले 10 लोग हो गए, हॉकी वाले 15 लोग हो गए, लेकिन 3 लोग थे जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया, उनके दोनों लाइक करते हैं, तो हम -3 कर देंगे। तो यहाँ से मालूम चल जाए कि हमारी क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं। समझ गए बात? सर 22 ना, 22 3 स्टूडेंट्स माइनस करने होंगे ना। तो सॉरी हाँ भाई ठीक है, 3 कर लो यहाँ। क्लियर है फंडा? यस सर। यस सर। अब देखो 2 वाले में दिक्कत नहीं होगी, बट क्वेश्चन 3 वाले भी आते हैं। ऑल्दो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 वाले हैं, बट अगर 3 सेट है तो उस केस में क्या होगा ये देखो। इफ देयर आर 3 सेट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इसके आगे सोचो क्या होना चाहिए। माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कह रहे जो तीनों में कॉमन है उनको हटा दें, तो 2 में कॉमन है वो नहीं 2 बार काउंट हुए। जो ए यूनियन बी दोनों में कॉमन उनको हटा दें, ए और बी जो दोनों में कॉमन है 2 बार काउंट हो गए होंगे ना, तो एक Yes, बार sir. हटा दें। Yes, ऐसे ही sir. तो बी और सी में कॉमन है वो भी 2 बार काउंट हो गए होंगे, उनको हटा दें। Yes, sir. जो ए और सी में कॉमन है उनको भी 2 बार काउंट कर ले, उनको भी हटा दें, है ना? Yes, sir. यस सर। यस लेकिन सर। मतलब इस प्रोसेस में जो तीनों में कॉमन थे, क्या हमने उनको 3 बार हटा दिया है?
जो तीनों में नहीं, कॉमन थे वो यहाँ भी हट गए, यहाँ भी हट गए और यस यहाँ भी हट गए, और वो ऐड हुए थे यहाँ, यहाँ और यहाँ। वो 3 बार ऐड हुए और तीनों बार हट गए। तो बेसिकली जो तीनों में कॉमन है, क्या वो यहाँ काउंट ही नहीं हो पाए हैं? यस सर, क्या? काउंट नहीं हुआ। जो तीनों में कॉमन है वो यहाँ पर काउंट नहीं हो पाए हैं। तो फिर हम ऐड करेंगे उन लोगों को जो तीनों में कॉमन है। दैट शुड बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर एक बार दोबारा बोल देंगे क्या बोला अभी आपने? यहाँ तक समझ में आया था कार्तिक? 2 लाइनों तक? यस सर। ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो तीनों में कॉमन थे तो वो इसमें भी आए, जो तीनों में कॉमन है 2 में तो कॉमन होंगे ही ना। सर तो वो यहाँ भी माइनस हो गए, यहाँ भी माइनस हो गए और यहाँ भी माइनस हो गए। क्या वो 3 बार माइनस हो गए जो तीनों में कॉमन थे? हाँ सर हो गए। और वो ऐड भी 3 ही बार हुए थे, वो ए में भी आए थे, बी में भी आए थे और सी में भी आए थे, क्योंकि तीनों में कॉमन है। हाँ 3 बार ऐड हुए, 3 बार हट गए, तो वो एक्चुअली ऐड ही नहीं हो पाए, हाँ सर नहीं हो पाए। इसलिए हमने उनको ऐड कर दिया अलग से लास्ट में। Yes, sir. ठीक है, तो 3 के लिए ये फॉर्मूला बनेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल है। सब लोग सामने वर्कशीट है क्या? सर तो वर्कशीट में क्वेश्चन अभी करा देता हूँ 3 वाला में, 2 वाला तो कर ही लो, हम डिस्कस भी कर लेंगे। जिसके पास नहीं है वो सुन ले क्वेश्चन। वर्कशीट में होगा क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 450 फीमेल्स 250 आर वर्किंग, 180 आर मदर्स एंड 240 आर स्टूडेंट्स। तो एक ग्रुप है वुमेन का जिसमें टोटल 450 लोग हैं। देखो ये तीनों कैटेगरी के लोग दे दिए हैं। अगर हमें टोटल पता है तो एक्चुअली हमें क्या पता है ये बताओ सेट के टर्म्स में। ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या ए यूनियन बी यूनियन सी? वेरी और गुड। 3 है ना? तीनों है और टोटल पता है, टोटल ही तो यूनियन होता है। तो बेसिकली हमें ये पता है कि एन हम वर्किंग को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मदर्स को एम से और स्टूडेंट्स को एस से। हमें तीनों का यूनियन पता है, दैट इज 450। ठीक है, फिर हमें पता है कि वर्किंग कितनी है, तो एन डब्ल्यू हो गए 250, मदर्स कितनी है एन एम हो गया 180 और स्टूडेंट कितनी है 240। ठीक है, तो हमें ये मालूम चल गया है। 100 फीमेल्स आर बोथ मदर एंड स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हमें क्या बता रहा है ये? यूनियन इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन। एन एम इंटरसेक्शन एस हो गया 100। 120 आर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग। तो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग ये है 120। 80 आर मदर एंड वर्किंग। तो मदर एंड वर्किंग ये है 80। यार if 20 females do not belong to any of these 3 categories, देखो यहाँ पर गेम है थोड़ा, तो बताओ कितनी है जो तीनों है। अब इसने कहते हैं 20 है जो किसी कैटेगरी में नहीं है, तो टोटल कितने स्ट्रेंथ हो गई ये सोचो। टोटल तो 450 थी। यस सर। 20 किसी कैटेगरी में नहीं है, तो बेसिकली यूनियन में कितने आएंगे? 430। 20 तो ऐसा जो बाहर है, जो किसी कैटेगरी में नहीं। यूनिवर्सल सेट में तो है ऑफ कोर्स वो, लेकिन इन तीनों में नहीं है। तो इन तीनों का यूनियन 450 ना होके क्या होगा 430। समझ गए? इसलिए जब मैंने क्वेश्चन वाला हॉकी और फुटबॉल वाले बोला था तो मैंने लास्ट में एक लाइन बोली थी कि हर स्टूडेंट कोई ना कोई स्पोर्ट लाइक करता है। तो इन दैट केस आई मेड श्योर कि तीनों सेट में कोई ना कोई, मतलब हर स्टूडेंट किसी ना किसी सेट में हो, तीनों के बाहर ना हो, तभी हम वो बात कर सकते हैं उस फॉर्मूले की। ठीक है, अब सारे वैल्यूज लिखी, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? 430 विल बी इक्वल टू एन ए जो कि है
250 plus NB 180 plus NC 240 minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A plus वो हमें पता नहीं जो निकालना है उसको मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 430 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 670 माइनस 300 कितना हो गया 370 प्लस x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो 60 फीमेल्स ऐसी हैं जो तीनों कैटेगरी में लाई करती हैं, which are वर्किंग, मदर एंड स्टूडेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो है समझ में? तो ये काइंड ऑफ ये समझ लो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी होती हैं, तो ज्यादा कुछ लोड नहीं है। तो टेक्निकली हम देखें तो आई थिंक ये चैप्टर हो गया है हमारा। हाउ डू यू फील? चैप्टर बोरिंग था, ठीक था, क्या है? अच्छा था। ठीक है, इसमें एज आई टोल्ड बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है। हमारा चैप्टर ओवर है। अब दिक्कत ये है कि होमवर्क तुम लोग कंप्लीट कैसे करोगे? हमने कितने एक्सरसाइज दी थी लास्ट क्लास में होमवर्क में? सर दो थी। कर ली सबने? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बाकी एक्सरसाइज एक साथ देना तो ठीक नहीं लगता है। आज मंडे है और अगली क्लास आई थिंक कल तो है नहीं क्लास, कि है? साइंस के थर्सडे है सर नेक्स्ट क्लास शायद। 2 दिन का गैप है वैसे। क्या तुम लोग पूरे एक्सरसाइज करने की हिम्मत रखते हो? नहीं सर। लेट मी सी 1.3 1.4 क्वेश्चंस तो काफी हैं। एक बार अच्छा होमवर्क कॉपी अलग से बनाना सब लोग और सारे सॉल्यूशन खुद से लिखना। पूरे साल मुझसे पूछते नहीं रहना, बार बार नहीं बताऊंगा। लास्ट ईयर बहुत ऑब्जर्व किया है मैंने, तुम्हारे एग्जाम आते हैं तब तुम डाउट पूछने आते हो एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी डाउट चैप्टर के टाइम होंगे, उस वक्त तुम्हें पूछना है और नोट करना है। नहीं नोट किया तो बाद में पूछना होगा, तो आई वुड से कि कहाँ है तुम्हारी कॉपी और कहाँ लिखा है सॉल्यूशन। मेक श्योर कि सब कुछ हो तुम्हारी कॉपी में। तो ऐसा करना तुम लोग 1.6 कर लेना, नोट कर लो 1.6 कर लेना। और 1.3 कर लेना। चलो 1.3 और 1.6 ये दो तो हो जाएंगे। यस सर। यस सर। अगली क्लास में कर लेंगे, फिर कुछ कुछ करके बैलेंस कर लेंगे। हाँ श्योर, ये अच्छा है, तुम हम सब दे दिया करो टाइम टाइम पे, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? नहीं सर। ये बहुत मरी, बहुत सारी क्लास, मतलब सबसे कम एनर्जी है इस क्लास में से 9 से 12 तक। चलो आई गेस जब फिजिकल क्लास होंगी, आई डोंट नो कम होंगी, तब माहौल अच्छा होगा। चलो गाइस, so that's all for today. Till the next time we meet. Goodbye everyone. गुड इवनिंग सर। Have a nice time. Bye bye all.